आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की जो कक्षा रहेगी, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में। कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अभी तक तो खैर अगर बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, प्रश्न अभी तक यहाँ से नहीं आए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न आते रहे हैं, हम उनको भी करेंगे। इसी क्रम में हम शुरुआत जो करेंगे वो हम बिल्कुल धरातली स्तर से करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु मिलता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्योंकि हम जानते हैं हिंदी साहित्य के 4 काल रहे हैं, हर काल की अपनी विशेषताएं रही हैं और उनके कवि रहे हैं। और प्रश्न ये पूछे भी जाते रहे हैं, किसी भी काल का कवि दे दिया जाता है, उसकी रचना दे दी जाती है या कभी कभी मिलान करने को दे देते हैं। तो हम आज जानेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और एक एक करके ऐसी श्रृंखलाओं को बढ़ाते बढ़ाते हम जाएंगे पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हेडिंग में लिखने डाल देते हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में काल विभाजन। अब आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत आसान चीज़ है, 4 काल का विभाजन कर दिया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, गद्यकाल। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो रही है, वो बहुत अलग रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 कालों का विभाजन कर लिया गया और सर्वमत से उसे स्वीकार कर लिया गया, जबकि जो इसकी सच्चाई है वो इससे थोड़ी सी हटके है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की जब शुरुआत हुई, जब ये तय किया गया कि हिंदी का एक साहित्य लिखा जाना चाहिए और उसमें किस कवि का कैसा योगदान रहा और उनको किस क्रम में बांटें ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, उनको संजोने में आसानी हो और हम तय कर पाएँ कि एक समय, क्योंकि भाषा समय समय पर बदलती रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये तय किया गया कि अब काल विभाजन करना जरूरी हो गया है। तो इसी क्रम में सबसे पहला प्रयास जो किया गया वो एक बहुत प्रसिद्ध नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने की या विभाजन करने की परंपरा शुरू की। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के कुल 11 भाग किए। आप लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न ऊपर ऊपर से ही पूछ लिए जाएंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के 11 भाग किए थे कुल, और इसके निगलेक्ट करने का कारण क्या था ये मैं तब बताता हूँ जब मैं तीनों जितने भी अभी तक काल विभाजन हुए हैं और कौन सा स्वीकार किया गया और कौन सा स्वीकार क्यों नहीं किया गया, ये चीज़ मैं बाद में तय करता हूँ। जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया, और ये पिछले यूपीटीईटी के परीक्षा में ये बुक भी इनकी पूछी गई। अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। याद कैसे करें, क्योंकि 2 पुस्तकें हैं। अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक रही है द मॉडर्न नहीं वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, आप विडंबना देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य की किताबें कौन कर रहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन कर रहे हैं। किताब कौन सी लिखी जा रही है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। और इसमें एक नाम और आता है गारसा द तासी का, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी जॉर्ज ग्रियर्सन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, बस इनकी यही पुस्तक महत्वपूर्ण रही है और इनसे प्रश्न आ जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया जो रही है, अब इसे याद कैसे करें? गारसा दातासी की एक बुक आ जाती है इस्तेवार दल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तो नाम कठिन है। इसमें से एक शब्द उठा लो, गियर।
ग्री से गियर ले लो, पूरा ये गियर ले लिया। और गियर किस में पड़ता है, कार में पड़ेगा या बाइक में पड़ेगा। और हमारे सामने एक गाड़ी दिखती है वरना, तो वरना गाड़ी में ही तो गियर डाल दोगे। वरना गाड़ी में गियर पड़ता है ना, तो वरना कूलर से जो शुरू हो रहा है वो गियर जिसके नाम में आ रहा है वो उसका लेखक है। याद नहीं होगा लेकिन प्रश्न गलत भी नहीं होगा कि अगर वरना गाड़ी है तो उसमें गियर पड़ता है, और गियर किसके नाम में आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन के नाम में आता है। ऐसे याद कर लो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक बुक लिखी थी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो दूसरी पुस्तक जो है इस्तेबार द लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी, अपने आप आपको याद हो जाएगी कि वो गारसा द तासी की बुक है। चलिए अपने विषय पर आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भाग किए हिंदी साहित्य के इतिहास के। दूसरा नाम उसमें आता है मिश्र बंधुओं का। ये भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन में और हिंदी साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। मिश्र बंधु भाग करते हैं 8, लेकिन इनके भी विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया। तीसरे व्यक्ति उसमें आते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हर व्यक्ति ने उनका नाम सुना होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये करते हैं 4 भाग, और इनका ही जो विभाजन है ये सर्वसम्मति से और ये सर्वमान्य है। अब ऐसा ऊपर के 2 विभाजनों में क्या नहीं था, और रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन में ऐसा क्या था कि इसको ले लिया गया और ऊपर के दोनों विभाजनों को छोड़ दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो 11 भाग किए, तो सबसे पहले इसकी बड़ी गलती यही थी कि बहुत सारे भाग थे। बहुत सारे भाग होने के कारण इसके अध्ययन करने में समस्या थी और इसमें बंटवारा करने में समस्या थी। एक चीज को बहुत जगह बांटने में समस्या होती है, लेकिन वहीं अगर 1 किलो कोई भी वस्तु रख दी जाए, उसका वजन 1 किलो करके कह दिया जाए 4 लोगों में बांट दो, तो आप 250 ग्राम 4 जगह रख देंगे। लेकिन वही हम कहते हैं कि वही 1 किलो आपको 27 लोगों में बांट देनी है, तो ये बंटवारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को न मानने का कारण यही रहा कि 11 भाग किए। मिश्र बंधुओं ने 8 भाग किए, लेकिन इनके 8 भाग तो इस 11 से तो कम थे। खैर, तो लोगों ने कहा चलो भाई ठीक है, 3 तो कम किए कम से कम। लेकिन इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कह सकते हो, कि इन्होंने अपभ्रंश काल भी उसमें जोड़ दिया। अब आप समझिए, हमने जब हिंदी साहित्य के विकास की बात करी थी, हिंदी भाषा के विकास की बात कर रहे थे, तो हमने जाना था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश में से ही जो बिगड़ा रूप निकला वो हिंदी का निकला, और अपभ्रंश में भी सौर सेनी अपभ्रंश में आपकी हिंदी आई। तो फिर जब हिंदी अपभ्रंश से ही जन्मी है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश काल का क्या काम है। इस आधार पर इनके काल विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो काल विभाजन किया, ये 4 भागों में काल विभाजन किया, और सर्वसम्मति से इनके काल विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किए काल विभाजनों को अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।